हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसे ही ईरान वॉर में थोड़ी सी राहत मिली, आईपीओ की बाढ़ आ गई। हमने देखा कि अभी रिसेंटली यूएसए में स्पेसएक्स का मेगा आईपीओ लिस्ट हुआ और अब वही इंडिया में रिपीट होने जा रहा है। जियो और एनएसई का मेगा आईपीओस इंडियन मार्केट को हिट करने वाले हैं। तो कैसे ये लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करेंगे और कितना पैसा इंडिया से बाहर निकलकर बाहर जाने वाला है और इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस सब को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले। साथ में आज के मार्केट में हमें क्या क्लूज मिले, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो दोस्तों, जो दो मेगा आईपीओज इंडियन मार्केट को हिट करने वाले हैं उसमें कौन है? जियो प्लेटफॉर्म्स और एनएसई। और क्विकली अगर हम इनके डिटेल्स को समझने की कोशिश करें, सो जियो का एक्सपेक्टेड जो साइज होने वाला है 35,000 टू 40,000 करोड़ का, बिगेस्ट आईपीओ एवर, करीब $4 बिलियन का। और यहाँ से जो भी पैसा उठाया जाएगा, थैंकफुली वो ऑफर फॉर सेल नहीं है, फ्रेश इक्विटी इशू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये पैसे का मेन इस्तेमाल किया जाएगा $3 बिलियन का एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को रिपे करने का, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन ध्यान में रहना है कि ये पैसा निकल कर बाहर जाएगा उस लोन को रिपे करने के लिए। तो एक तरीके से हम अपने जेब से पैसा देंगे और वो पैसा बाहर जाएगा। और ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और लार्जेस्ट बैंकर सिंडिकेट इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए किया जा रहा है। और वहीं एनएसई की अगर बात करें तो ये 100% ऑफर फॉर सेल है, कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उसे एग्जिट करेंगे। इसका वैल्यूएशन करीब 5 लाख करोड़ का और इशू का साइज 22,000 से 23,000 करोड़ का है। और इनके जो मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली पीएसयू हैं, तो ये पैसा सरकार के पास जाएगा क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है। तो इसमें एसबीआई, बीओबी, जीआईसी और एचएससीआईएल, ये सब इसमें स्टॉक्स को बेचेंगे जनरल पब्लिक को। और फिर जो बैंकों की अभी हालत पतली हुई है ये ईरान वॉर के बाद से, उनके बैलेंस शीट थोड़े से स्ट्रेंथन होते हुए दिखेंगे। लेकिन एलआईसी का जो स्टेक है करीब 10% का, वो इसको एग्जिट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू करेगा होल्ड के लिए। और ये स्टॉक बीएसई में लिस्टेड होगा क्योंकि ये एनएसई में लिस्टेड नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि दो मेगा आईपीओस आए हैं और दोनों सेम वी में डीआरएचपी की फाइलिंग हुई है। जियो की लिस्टिंग करीब अगस्त सितंबर के आसपास होने वाली है, जबकि एनएसई की लिस्टिंग दिसंबर के आसपास होगी। और इसमें जियो में जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, मेटा और जो सॉवरेन फंड्स और गूगल, वो थैंकफुली एग्जिट नहीं कर रहे हैं, वो इसमें कंटिन्यू उसमें अपनी होल्डिंग को बनाए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2026 साल है, आने वाले कुछ महीने काफ़ी इवेंटफुल रहने वाले हैं। इन दोनों मेगा आईपीओस को सक्सेसफुल करना है। स्पेसएक्स का आईपीओ हमने अभी देखा और दो एआई के बड़े आईपीओस फ्यूचर में आने वाले हैं इसी साल, एंथ्रोपिक और ओपन एआई। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े आईपीओस हैं ये कैसे लिक्विडिटी को सक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जियो का आईपीओ जो आने वाला है वो 35 से 40,000 करोड़ की ज़रूरत होगी उसको सक्सेसफुल करने के लिए। यानी कि इतना पैसा सिस्टम से निकलेगा और फिर वो निकल कर उसमें से साइजेबल पोर्शन जो लोन कंपनी को चुकाना है ईसीबी का, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का, उसके लिए बाहर जाएगा। तो ये पैसा सिस्टम से निकलेगा और इसमें से एक बड़ा चंक मार्केट्स में जो सेल ऑफ होगा उससे निकलेगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो लिस्टिंग है, अगर ये 10 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से निकलेंगे। कहीं ना कहीं से वो पैसा निकलेगा, ये समझने की ज़रूरत है। और सिमिलरली एनएसई का आईपीओ भी आप देख सकते हैं कि 22,000 करोड़ का है और ऑलरेडी मार्केट से पैसा निकल रहा है। तो एफआईआईज का अगर हम इस महीने मंथ
टिल डेट जून में देखें तो 43,000 करोड़ से ज़्यादा वो निकाल चुके हैं और इस साल FIIs का 3.33 लाख करोड़ निकल चुका है और इन दोनों IPOs का करीब 50,000 करोड़ निकलेगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि जो एंथ्रोपिक और जो OpenAI के जो इश्यूज आएंगे उसके लिए भी पैसा निकलेगा, जैसा SpaceX के IPO आने से पहले हमने देखा था कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो IPOs, मेगा IPOs USA में और इंडिया में आने वाले हैं, ये मार्केट से लिक्विडिटी को सक करेंगे बड़े स्केल पर। अब कितना पैसा यहाँ पर आ रहा है? अगर हम DIIs को देखें तो करीब 66,000 करोड़ से ज़्यादा का इस साल आ चुका है। SIP का भी 25,000 करोड़ हर महीने आ रहा है और रिटेल का पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, जो कि लड़ाई खत्म होती हुई दिख रही है और इंश्योरेंस और पेंशन फंड का भी पैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ की फंडिंग कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है और इसीलिए ये एकदम सही मौका है इतने बड़े बड़े IPOs को निकालने का। जैसा पिछले साल हमने देखा था कि मार्केट की जो रैली आई, बड़ी रैली, उस रैली में बड़े बड़े प्रमोटर्स ने अपने अपने शेयर्स बेचे और साथ में जो बड़े बड़े IPOs भी लाए गए। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से वेल्थ का ट्रांसफ़र हुआ और जो पैसा रिटेल के पास था वो निकल कर बड़े बड़े कंपनीज और उनके प्रमोटर्स के पास पहुँचा और ये उसी का पार्ट 2 इस साल हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, ये ईरान वॉर का जो रुकना है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसे ये कंपनीज मिस नहीं करना चाहती। लिक्विडिटी कैसे ड्रेन होती है इसको थोड़ा और हम समझते हैं। तो जैसे IPO आने से पहले क्या होता है कि पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास अनलिमिटेड पैसे तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टेड रहते हैं। तो IPO में बिड करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, जिसमें भी प्रॉफिट होता है वो शेयर को वो बेचते हैं ताकि कुछ पैसे को निकाल कर नए इशू में लगाया जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर इन IPOs में अप्लाई होता है। टू फ्री अप कैश फॉर IPO एप्लीकेशन, BNP Paribas warned that SpaceX IPO forced retail to liquidate crowded semiconductor positions। अगर आपको याद होगा, जब SpaceX का IPO आया था, खास करके सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में सेल ऑफ आया था, नैस्डैक में भी गिरावट हुई थी, ओवरऑल मार्केट्स में भी हमें गिरावट हुई थी और जैसे ही लिस्टिंग हुई उसके बाद मार्केट्स रिकवर हो गए। नैस्डैक 100 फेल 4.5%, विक्स में भी वहाँ जंप देखने को मिला था। अब एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि मनी ब्लॉक्ड इन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग बिडिंग। 40,000 करोड़ का अगर IPO आ रहा है और 10x सप्लाई अगर वो सब्सक्राइब हो रहा है तो 4 लाख करोड़ फ्रोजन हो जाते हैं, यानी कि बैंक में ब्लॉक लग जाता है। वो आपके बैंक में पड़े होते हैं लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लिक्विडिटी मार्केट से सक हो जाती है। जियो प्लस NSE कंबाइंड इवन एट 5x सब्सक्रिप्शन 3 लाख करोड़ का लॉकड आउट हो सकता है सेकेंडरी मार्केट से। तो ये एक बड़ा इवेंट आने वाले कुछ महीनों में इंडियन मार्केट्स में होने वाला है। और इसके बाद जब लिस्टिंग होती है, जैसा कि हमने SpaceX में देखा कि SpaceX की लिस्टिंग के बाद AI के स्टॉक्स में दोबारा सेल ऑफ शुरू हुआ। तो जैसा कि जियो को हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा IPO है, जियो निफ्टी में एंटर करेगा एज अ टॉप 5 स्टॉक। टॉप 5 में उसकी पोजीशनिंग होगी। इंडेक्स फंड्स मस्ट बाय जियो एंड सेल एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूएंट। RIL, HDFC बैंक, इन्फोसिस, इन सब में सेल ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि जियो उसमें एंटर करेगा तो कोई ना कोई निकलेगा या उसका वेट घटेगा तो वहाँ सेल ऑफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मच सकती है अगले कुछ महीनों में। अब क्या वाकई में ऐसा होगा? तो मैं कुछ पास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूँ और ये बड़े बड़े नाम जो आए उनका IPO आया और IPO आने से पहले और बाद में क्या हुआ इसको देखते हैं। तो रिलायंस पावर, ये काफ़ी एक बदनाम स्टॉक था। 2008 के बुल मार्केट की पीक पर ये IPO आया था और आप देख सकते हैं उस टाइम पर बहुत बड़ा IPO था। 7.5 लाख करोड़ इस IPO में लॉक किए गए थे और इसकी लिस्टिंग 17% नीचे हुई
और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद LIC का इशू है, ये भी एक बहुत बड़ा उस टाइम का सबसे बड़ा इशू था। 20,000 करोड़ का 8 टाइम से सब्सक्राइब हुआ और निफ्टी फेल 3.6% इन द IPO वीक और लिस्टिंग इसकी नीचे हुई और 2 साल लग गए इसको रिकवर करने के लिए, तो अभी तक रिकवर भी नहीं कर पाए। इसके बाद हुंडई मोटर्स आया अक्टूबर 2024 में 27,000 करोड़ का, उस वक्त का सबसे बड़ा IPO ये था, टोटल ऑफर फॉर सेल, और उस दौरान निफ्टी ऑटो फेल 7% ड्यूरिंग IPO। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर के फंड्स ने वहाँ से पैसा निकाला इसको सब्सक्राइब करने के लिए। लिस्टेड 7% बिलो इशू प्राइस। और स्पेसएक्स की ये रीसेट कहानी हम जानते हैं क्या हुआ, तो इसका अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये IPO था और नैस्डैक में 4.5% की गिरावट हो गई IPO आने से पहले, और इसके बाद लिस्टिंग का गेन भी मिला और उसके बाद फर्दर राइज देखने को मिला और अब वापस शेयर गिरता हुआ हमें दिख रहा है। तो विक्स सर्ज करीब 40% इन अ सिंगल डे। तो आप देख सकते हैं कि ये पास्ट के एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी बड़ा IPO आता है तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है और सिस्टम से लिक्विडिटी को सक किया जाता है। तो ये तो हमने इंडियन मार्केट्स के मेगा IPOs की बात की। अब आने वाले दिनों में 2 बड़े इंटरनेशनल IPOs भी आने वाले हैं, जिसमें OpenAI और Anthropic, और ये भी बड़े बड़े IPOs हैं। OpenAI की वैल्यूएशन $300 बिलियन की है और Anthropic की तो इससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो इसकी वजह से भी मार्केट में हरकतें होती हुई हमें दिखेंगी। तो अगले 6 महीने काफ़ी उथल पुथल वाले रहने वाले हैं। तो ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में हमें करना क्या है? तो अपने पोर्टफोलियो को गौर से देखिए। जो स्टॉक्स हाईली ओवर वैल्यूड हैं, जिनमें काफ़ी बड़ी रैली हो गई और वो हाईली ओवर वैल्यूड हो गए हैं, कोशिश करिए पोजीशंस को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपके स्टॉक में अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी ग्रोथ स्टोरीज इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा ओवर बॉट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं हुए हैं, उन्हें आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। और अगर मार्केट में गिरावट होती है ड्यू टू ये IPO के लिक्विडिटी इश्यूज़ की वजह से, तो उसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड कर सकते हैं। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आज फिर हमें मार्केट में हल्की फुल्की रैली देखने को मिली। कैप अप खुला मार्केट और एक बहुत नैरो रेंज में वो मूव करता रहा, 30-40 पॉइंट के रेंज में, करीब करीब 89 पॉइंट्स निफ्टी अप रहा है और 24,000 को ऐसा लग रहा है कि वो सस्टेन कर लिया है, क्योंकि क्लोजिंग 24,102 के आसपास है। वॉलेटिलिटी की पिक्चर अगर आप देखें तो एक बार फिर पुट्स के IVs बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल और ईरान का जो कुछ अभी चल रहा है उससे थोड़ा सा क्रूड में हमें राइज देखने को मिला है, तो फियर दोबारा से सिस्टम में आता हुआ दिख रहा है। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो मोटा मोटा हल्की फुल्की वहाँ पर राइज देखने को मिला है, कुछ मेजर नहीं है, और विक्स में भी मोटा मोटा उसी रेंज पर है, माइनर डिप भी देखने को मिला है। लेकिन हमें फ्यूचर्स मार्केट में वही कहानी देखने को मिल रही। तो एक बार आप फिर देखिए, आज मार्केट अप है और OI कट हुआ है, मतलब बुलिश पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं, और फ्यूचर्स का प्रीमियम भी एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। यानी कि मार्केट को फियर है कि इस एक्सपायरी तक आते आते भी हमें फॉल देखने को मिलेगा। काफ़ी मॉडेस्ट आज हमें टर्नओवर देखने को मिला, और क्या इसकी वजह से नहीं पता, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट टर्नओवर हमें देखने को मिला। आई थिंक पिछले कई दिनों का लोएस्ट टर्नओवर हमें देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेटर है, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन जो डर की बात थी कि फ्यूचर्स मार्केट में कि FIs दोबारा से शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो वही होता हुआ हमें दिख रहा है। फ्राइडे के दिन एक बार फिर उन्होंने शॉर्ट्स बनाए हैं, करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, और ओवरऑल उनकी शॉर्ट्स की पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। तो डेटा देखकर क्या लग रहा है, आज के डेटा में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है, जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था वही देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस मार्केट में मार्जिनल बुलिशनेस देखने को मिल रही है, फ्यूचर्स मार्केट में अभी भी काफी ज्यादा बेरिशनेस देखने को मिल रही है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think
global. अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं तो चार्ट्स में भी कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है। ये जो हमने आपके साथ दो लेवल्स शेयर किए थे, नीचे की तरफ 23,950 और ऊपर की तरफ 24,150, फिलहाल मार्केट इसी के बीच में है और जब तक 23,950 ब्रीच नहीं होगा तब तक शॉर्ट करना सही नहीं होगा और अगर इसमें दम है, फर्दर इसमें अपसाइड हमें देखनी है तो इस लेवल को ब्रीच करना है। तो अभी मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कुछ कुछ ट्रिगर्स का वेट कर रहा है कि ईरान के फ्रंट में क्या होता है, हमारे जो इंडियन मार्केट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है FIAs को लेके। आई थिंक मार्केट थोड़ा ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा है और ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि किसी भी तरफ मोमेंटम नहीं है। तो पहले देखते हैं इन दोनों लेवल्स को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर या तो नीचे या ऊपर क्रॉस करता है फिर हम एक कॉल लेंगे कि क्या पोजीशन हमें बनानी है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।